हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग बेसिक आइडियाज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी दैट इज़ द चैप्टर 1 ऑफ बीएससी फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो वन बाय वन हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे पार्ट वाइज। सो आप लोग देखो, बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको गिवन है यहाँ पे, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस ब्रांच ऑफ साइंस को स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है उसको। ओके, जो किस किस फैक्टर को डील करता है? कलेक्शन हो गया आपका, क्लासिफिकेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी न्यूमेरिकल फैक्ट्स का इंटरप्रिटेशन। ओके, तो इस वाले ब्रांच ऑफ साइंस को पर्टिकुलरली आपका नाम क्या दिया जाता है? स्टैटिस्टिक। ओके, एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट टू फिजिक्स, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोलेंगे। ठीक है, so generally statistical physics deals with a collection or assembly or system of large number of object or particles। इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं लार्ज क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, वो और सिस्टम के बारे में, सराउंडिंग के बारे में। दिस पार्टिकल्स में भी क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटोन्स। ओके, तो जो भी हम लोग इस चैप्टर में पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पार्टिकल्स आपका एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और इट कैन बी फोटॉन्स। ठीक है, so let us take the example of certain mass of a gas taken in a container. This gas consists of molecules. These molecules are in random motion in all direction with different velocities and colliding with one another and with the walls of the container. Okay. यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है कि हम लोग एक कंटेनर में क्या करेंगे? एक गैस को लेंगे, एंड आपको पता है जो गैस होगा वो किससे बना होगा? मॉलिक्यूल्स में बना होगा। दैट मीन्स वी कैन से कि गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड जो मॉलिक्यूल्स है उनका क्या होगा? रैंडमली मोशन हो रहा होगा, यानी कि वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उनका मोशन हो रहा होगा, एंड वो कंटेनर के वाल्स में भी कोलाइड करेंगे, धक्का देंगे, उसके साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ भी उनका कोलाइड होगा। ठीक है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में भी कोलाइड होगा, एज वेल एज ये जो ग्लास का कंटेनर है और एनी टाइप ऑफ कंटेनर के वाल्स में भी उनका कोलाइड होगा। ठीक है, ओके। दिस गैस हैज, उसके पास क्या है? सर्टेन वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर एंड एनर्जी, बट स्टिल द वेलोसिटीज ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स हैव सर्टेन नेचुरल ऑर्डर, एंड वो ओबे करेंगे किसको? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ओबे करेंगे। इसको आप लोग याद रखोगे। जो गैस होगा उनका कुछ नेचुरल ऑर्डर होंगे मॉलिक्यूल्स का, एंड वो किसको ओबे करेंगे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। द एम ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इज टू डिस्कवर सच ऑर्डर्स इन वेरियस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। द सिस्टम में बी a solid or liquid or gas. In statistical physics, we generally deal with a system in equilibrium. Okay. तो बेसिकली क्या होता है? जो भी हम लोग सिस्टम को कंसिडर करते हैं इन पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, तो हम लोग इक्विलिब्रियम को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स आप लोग बोल सकते हो। एंड जो भी हम लोग सिस्टम कंसिडर करेंगे वो सिस्टम सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है, एनी स्टेट ऑफ द मैटर में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, सो
Statistical physics deals with a system consisting of a large number of particles. It doesn't deal with the actual behavior of individual particle of the system but discover some most probable or average properties of the system. ओके वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। जो भी सिस्टम है आपका, उस सिस्टम में जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बिहेवियर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? सिस्टम के एवरेज बिहेवियर पे, ठीक है, एवरेज प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, राइट। The particles constituting a given system determines the kind of statistic obeyed by the system. In fact, in statistical physics, larger the number of particles in the system, the more accurate the results. यानी कि जितना आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेट, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी भी उतना ज़्यादा ही हो रहे। रिजल्ट की एक्यूरेसी, जो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसका एक्यूरेट होने की ज़्यादा संभावना किस में होगा? जब आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हो गया जो कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में चाहिए, नेसेसरी। ओके, सो जनरली द स्टैटिस्टिक ओबेड बाय अ सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि हो गया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, और जिसे हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। जो मैक्सवेल उसका अदर नेम है क्लासिकल, एंड द दूसरा जो है दैट इज क्वांटम स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो पहले हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है देखो, सो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड गिब्स, ये तीनों आपके साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। अप्लाइड स्टैटिस्टिकल मेथड यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स कॉल्ड क्लासिकल स्टैटिस्टिक और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक कहा जाता है। इन इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक में आपकी तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जो कि बेसिकली किस मेथड को यूज करके किया है उन्होंने? क्लासिकल फिजिक्स। इसी वजह से इसको क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। So, but the classical statistic failed to explain black body radiation or specific heat at low temperature. ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक है ये कुछ पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड यहाँ पे मेंशन है जैसे कि स्पेसिफिक हीट पर्टिकुलरली एट लो टेम्परेचर में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। यानी कि दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। उस ड्रॉबैक को वेरीफाई और उस ड्रॉबैक को आंसर किसने दिया? ऑब्वियसली क्वांटम थ्योरी, ठीक है। सो क्वांटम थ्योरी वाज यूज्ड बाय बोस, आइंस्टाइन, फॉर्मी, डिराक टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन व्हिच गिव राइज टू अ न्यू स्टैटिस्टिक जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक, ठीक है। जैसे आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गिब्स तीन साइंटिस्ट ने मिलकर कॉन्सेप्ट को दिया था, इन सिमिलर मैनर क्वांटम स्टैटिस्टिक को भी बोस, आइंस्टाइन, फॉर्मी एंड डिराक चारों साइंटिस्ट मिलकर उस जो क्लासिकल फिजिक्स और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स जिस फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उस फेनोमेनन को किसने एक्सप्लेन किया? क्वांटम थ्योरी ने। ओके, सो दैट्स वाई एक न्यू स्टैटिस्टिक आपका डेवलप हुआ जिसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, जिसमें बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है, दूसरा फॉर्मी डिराक स्टैटिस्टिक। यानी कि यहाँ पे दो साइंटिस्ट आ गए, यहाँ पे और दो साइंटिस्ट आ गए, क्योंकि इन चारों ने मिलकर आपका क्वांटम स्टैटिस्टिक को बनाया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये आपका फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड हो गया। दिस इज द फर्स्ट वन, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, BE स्टैटिस्टिक, एंड FD स्टैटिस्टिक, दैट इज द फॉर्मी डिराक स्टैटिस्टिक, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग कुछ टर्म्स यूज इन प्रोबेबिलिटी में, जो भी टर्म्स यूज होंगे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो कि हमें
फर्दर स्टडी में हेल्प करेगा। जैसे कि ट्रायल हो गया, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे लोअर क्लासेस पे, ठीक है। इवेंट्स हो गया, ठीक है। तो कुछ इवेंट्स का टाइप्स भी होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया एक्सक्लूसिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ओके। तो इसके एग्जाम्पल के साथ ही साथ इसका डेफिनेशन भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखो, ट्रायल, इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एंड रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन में इसको अगर रिपीट किया जाएगा तो उस परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायल बोलेंगे, ठीक है। एंड इवेंट किसको बोलेंगे, द अबव एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने ट्रायल किया, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया, मे नॉट गिव द सेम रिजल्ट, हर बार रिजल्ट सेम आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बट डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट को हम लोग एक एक इवेंट बोलेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो हो सकता है वेरी करेगा, लेकिन उस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको गिवन है, इफ अ कॉइन इज थ्रोन एंड से हेड और टेल कम्स अपवर्ड। कॉइन में दो ही साइड होते हैं, आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा जब आप टॉस करोगे। देन थ्रोइंग ऑफ कॉइन इज अ ट्रायल, जब आप कॉइन को थ्रो कर रहे हो दैट इज अ एक्सपेरिमेंट, और यू कैन से आप एक क्या कर रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रायल। एंड इट्स आउटकम, जैसे कि हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, टेल आना एक इवेंट है, हेड आना भी एक इवेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इफ वी थ्रो अ 6 faced डाइस एंड से फेस नंबर 6 कम्स अपवर्ड, देन थ्रोइंग डाइस होगा, उसको हम ट्रायल बोलेंगे, डाई को थ्रो करना ट्रायल बोला जाएगा। एंड गेटिंग फेस नंबर 6 अपवर्ड इज एन इवेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपका आएगा एक्सक्लूसिव इवेंट, किसको बोला जाएगा, इफ अ ट्रायल इज परफॉर्म्ड देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ द ट्रायल आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव इवेंट। जितना भी आउटकम आ सकता है, ओके, जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो, जब आप क्या करोगे, इफ अ 6 faced डाइस इज थ्रोन देन एनी ऑफ द 6 faces कैन कम अप, देयरफॉर एक्सक्लूसिव इवेंट 6 ही होगा इसका, क्योंकि इसका 6 ही फेसेस है, ठीक है। तो इसमें जो पॉसिबल नंबर ऑफ और टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा वो कितना होगा, 6 होगा। सिमिलरली कॉइन के केस में वो 2 दिखाएगा, क्योंकि उसका 2 ही फेस है, तो आइदर हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। जब भी आप कॉइन को थ्रो करोगे, टॉस करोगे, तो हमें हमेशा 2 ही पॉसिबल रहेगा, आइदर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ अ कॉइन थ्रोइंग, मतलब कि अगर हम एक बार थ्रो करते हैं तो आपका क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब कि इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच इवेंट हैज इक्वल चांस ऑफ ऑकरेंस, यानी कि नो इवेंट इज प्रीफर्ड ओवर द इवेंट। मतलब कि दोनों का जो भी इवेंट रहेगा, जितना भी इवेंट आपका यानी कि जो आउटकम आएगा उसका चांस इक्वल अमाउंट का होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, इफ अ कॉइन इज थ्रोन देन बोथ हेड एंड टेल हैव इक्वल चांस ऑफ कमिंग अप एग्जैक्टली। जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो टॉस करने के लिए, तो हेड का जितना परसेंटेज आपका चांस रहेगा ऊपर आने का, उतना ही टेल का रहेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर इवेंट को क्या बोला जाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फेवरेबल इवेंट, इफ द आउटकम ऑफ अ ट्रायल
लीड्स टू पर्टिकुलर इवेंट देन दे आर कॉल्ड आपका फेवरेबल इवेंट। जैसे कि इफ टू कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आप एक साथ दो कॉइन्स को थ्रो करोगे, देन द नंबर ऑफ केसेस इन विच हेड ऑफ वन कॉइन एंड टेल ऑफ अनदर कॉइन कम अपवर्ड, वो क्या रहेगा, दो ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट्स है वो दो ही फेवरेबल इवेंट्स है। कहने का मतलब ये है, आप लोग क्या करोगे, दो कॉइन लोगे एंड उसको एक साथ थ्रो करोगे, तो आपको क्या दिखाना है कि एक कॉइन में हेड आएगा तो दूसरे में टेल आएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक इवेंट हो गया। अगर इसमें टेल आया तो अनदर में हेड आएगा। तो ये दो ही फेवरेबल कंडीशन है और इवेंट्स है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट्स है वो कितना है, दो। ठीक है। नेक्स्ट आपका रैंडम इवेंट्स। रैंडम नाम से ही पता चल रहा है क्या, इफ द आउटकम ऑफ अ ट्रायल आर चांस डिपेंडेंट एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली, ओके, देन उनको क्या बोला जाएगा, रैंडम इवेंट। उसको हम लोग मतलब कि वो चांस पे डिपेंड, चांस मतलब कि चांस डिपेंडेंट होंगे एंड हम लोग उसको यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, बेसिकली रैंडम इवेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका डिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट। नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट में क्या होगा, टू इवेंट्स, दो इवेंट्स को हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स कब बोलेंगे, इफ द ऑकरेंस ऑफ वन इन्फ्लुएंस द ऑकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। एक इवेंट के वजह से दूसरे इवेंट का होना, यानी कि एक इवेंट के ऊपर दूसरी इवेंट क्या कर रहा है, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। एंड इंडिपेंडेंट में उसको इफेक्ट नहीं करेगा। एक इवेंट का जो आउटकम है वो दूसरे इवेंट की आउटकम को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। So two events are said to be independent events if the occurrence of one event doesn't affect the occurrence of another। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि if two coins are thrown simultaneously, then the chance of coming head or tail up in one coin will not affect the chance of head or tail of another coin coming up in the second coin, hence these events are independent event। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो मतलब कि आप का जो फर्स्ट इवेंट का रिजल्ट और आउटकम वो दूसरे इवेंट के रिजल्ट और आउटकम को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखो, सम बेसिक आइडियाज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखो, let us try to be familiar with some basic ideas of probability and permutation and combination before starting with statistical physics। यानी कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये बेसिक मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज परम्यूटेशन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, वी हैव टू नो अबाउट दिस। ओके, सो तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एनी इवेंट का प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेज लीड टू द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज। तो ये आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला, यानी कि नंबर ऑफ वेज लीडिंग टू द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट बाई टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज। ओके, सी, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, लेट एन इवेंट ऑकर्स, सपोज मान लो कि वो एम वेज में हो सकता है, यानी कि एम नंबर ऑफ वेज में उस इवेंट को हम लोग करवा सकते हैं, एंड फेल्स टू ऑकर इन एन वेज, मतलब कि एन नंबर ऑफ वेज में वो इवेंट नहीं हो सकता है। सो देन द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज कितना हो गया,
दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज। तो इस पर्टिकुलर इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट, वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज लीडिंग टू द इवेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि होने की संभावना, वो ऊपर आएगा। एंड नीचे आपका क्या रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज। ठीक है, और इसको आप लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, राइट। तो इसके रिलेटेड एक आपको प्रॉब्लम गिवन है, एग्जाम्पल से आसानी होता है समझने के लिए थ्योरी पार्ट को। देखो, इफ वी थ्रो अ कॉइन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आइदर हेड और टेल विल कम। इन दोनों के अलावा और कुछ तो नहीं आ सकता, एक इवेंट में हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, एंड दोनों की जो आने की संभावना है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखो, so when we throw a coin both head and tail has equal chance of coming up, exactly, therefore total number of equally likely ways in which event will occur। इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो इक्वली लाइकली वेज वो कितना है, कैपिटल एन का वैल्यू हमें मिल गया 2, एंड नंबर ऑफ वेज इन विच हेड विल कम अप, यानी कि यहाँ पे एम की जो संभावना है वो भी 1 है, एंड ऑल्सो नंबर ऑफ वेज इन विच टेल विल कम अप, जो टेल आने की संभावना है वो भी एक ही है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमिंग अप उसको हम लोग पी ऑफ एच से नोट करेंगे, दैट इज एम अपन, यहाँ पे आप लोग कैपिटल एन लिखोगे। ठीक है, और अगर हम नंबर्स पुट करोगे तो इसका आंसर 1/2 आएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कमिंग अप, इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, एम बाई कैपिटल एन, जो कि 1/2 ऑल्सो। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आधा आधा रहेगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखेंगे, अ कार्ड A card is drawn from a well-shuffled pack of cards. Calculate the probability of the card to be a queen. Queen होने की probability। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ पैक, जो कि कैपिटल एन की वैल्यू कितना होता है, 52, एंड ये चारों हिस्सों में बंटे होते हैं, एंड ईच हिस्से में 13 रहता है। ठीक है, ये आपको बेसिक नॉलेज पता होगा कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि क्वीन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड टू बी अ क्वीन। तो क्वीन आपके पास कितने नंबर ऑफ क्वींस होते हैं, ब्लैक के 2 एंड ऑल्सो आपके रेड के पास भी 2, यानी कि 4 क्वीन हमारे पास होते हैं आउट ऑफ 52। सो टोटल नंबर ऑफ क्वींस इन अ पैक ऑफ कार्ड, जो कि स्मॉल एम, दैट इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड टू बी क्वीन स्मॉल एम बाई एन करोगे तो 4/52, यानी कि 1/13। ठीक है, क्वीन आने की संभावना है कितनी, 1/13। और किंग ऑफ स्पेड, स्पेड में किंग आने की संभावना, देखो, सिंस देयर इज ओनली वन किंग ऑफ स्पेड, किंग कितना होता है, चारों में एक एक किंग होते हैं, यानी कि स्पेड में पर्टिकुलरली किंग कितना होता है, एक ही होता है, यानी कि यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू 1 होगी, लेकिन कैपिटल एन की वैल्यू अभी भी 52 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/52। ठीक है, 1/52। सिमिलरली हमें पूछ रहा है कि आइदर अ क्वीन और अ किंग, आइदर और, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ किंग एंड क्वीन को ले लेंगे, टोटल क्वीन भी 4 रहेंगे एंड टोटल किंग भी 4 रहेंगे, यानी कि टोटल हो गया आपके पास 8। टोटल नंबर ऑफ अभी भी 52 है, तो प्रोबेबिलिटी दैट कैट टू बी आइदर किंग और क्वीन होने की चांस, संभावना कितनी है, 8/52। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, एंड ऑल्सो आपको कुछ कार्ड्स के बारे में भी नॉलेज मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
A bag contains 8 red and 2 white balls. 8 red balls से 2 white balls है. One ball is drawn at random. What is the probability that is a red ball आने की क्या संभावना है? ठीक है, देखो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल जो कि स्मॉल एम कितना है 8 है. टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल जो कि हम लोग एन से डिनोट कर लेते हैं वो 2 है. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बैग में कैपिटल एन, दोनों को ऐड करेंगे 10. 10 balls. We have 10 balls in a bag. Okay. So probability of drawing a red ball आने की संभावना क्या होगा? m बटे n. वो क्या हो जाएगा 8 बटे 10 दैट इज 0.8. अगर आपको व्हाइट बॉल पूछा होगा तो आप 2 बटे 10 करोगे दैट इज 0.2. ओके. ठीक है, नेक्स्ट आपका आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A six-faced dice is thrown. What is the probability that a face with 4 dots appear upward? And second में आपको पूछ रहे हो face having dots less than 5 appear on the top. Okay? तो इसका solution देखो. Since a dice has 6 faces and each face has equal chance of coming up, तो हमें पहले में पूछ रहा है कि a face with 4 dots appear upward. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डाई कितना हो गया 6. कैपिटल एन का वैल्यू हमें क्या चाहिए कि 4 जो 4 नंबर आने की संभावना वो उसकी संभावना कितनी है, एक ही बार चांस है. ठीक है. सो नंबर ऑफ वेज इन विच फेस विथ 4 डॉट्स अपीयर अपवर्ड यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल वेज वो कितना है स्मॉल एम की वैल्यू 1. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी m अपन n यानी कि 1 बटे 6. सिमिलरली अ फेस हैविंग डॉट्स लेस देन 5 से लेस यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू कितना हो गया 4. ठीक है. नंबर ऑफ फेवरेबल वेज एंड टोटल नंबर ऑफ वेज तो अभी भी 6 है. सो इसका जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो कितना रहेगा 4 बटे 6 की प्रोबेबिलिटी. ओके. नेक्स्ट आप लोग देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट. एक इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की संभावना. ठीक है. सो जो लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर इन अ ट्रायल यानी कि अगर हम लोग लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी होने की संभावना को अगर हम पी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डजंट ऑकर इन द सेम ट्रायल, वही सेम ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना को अगर आप क्यू से डिनोट करोगे देन अ ट्रायल आइदर द इवेंट ऑकर्स और डजंट ऑकर. एक ट्रायल में वो इवेंट का होने की संभावना एंड ना होने की संभावना हो सकता है. यानी कि एक इवेंट ऑकर हो सकता है, नहीं ऑकर हो सकता है. ठीक है. सो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट टू ऑकर और नॉट टू ऑकर इज ऑलवेज 1. यानी कि आप लोग जब इन दोनों को ऐड करोगे p प्लस क्यू करोगे वो 1 देगा. अगर आपको क्वेश्चन में ना होने की संभावना पूछे तो आप लोग किस तरह से निकालोगे q इक्वल्स टू 1 माइनस होने की संभावना. ठीक है, 1 माइनस p. तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो कि ज़्यादा आसान रहेगा. देखो अ कॉइन इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल नॉट कम अप. यहाँ पे ना होने की संभावना पूछ रही है. देखो तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस ऑफ कॉइन कितना होगा, कैपिटल एन का वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगा. ठीक है. सो व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन देन आइदर हेड और टेल विल कम अप. ठीक है. सो द प्रोबेबिलिटी हेड आने की संभावना यानी कि p से डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ h वो कितना रहेगा m अपन कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन बना दो, वो 1/2 रहेगा. तो ना होने की संभावना क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला देखा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होने की संभावना. तो अब लोग हम लोग अभी क्या करेंगे q ऑफ h इक्वल्स टू 1 माइनस p ऑफ h.
यानी कि 1 माइनस 1/2 करोगे, यानी कि ना होने की संभावना भी कितना है, आधा। होने के भी आधा संभावना है, ना होने की संभावना भी कितना है, आधा ही है। ठीक है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जनरल हम लोग जो छोटे छोटे क्लासेस में जो हमें पढ़ाया जाता है, टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि 1 टाइम टॉसिंग अ कॉइन, 2 टाइम टॉसिंग अ कॉइन, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम टॉसिंग अ कॉइन तक हम लोग पढ़े होते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, यानी कि लाइक अभी जैसे कि हम हैं, तो टॉसिंग ऑफ इन नंबर ऑफ कॉइन्स, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, लेटेस्ट थ्रो एन कॉइन्स साइमल्टेनियसली, हमें एन नंबर ऑफ कॉइन्स को थ्रो करना है। इट इज इक्विवेलेंट टू थ्रोइंग ऑफ अ कॉइन एन टाइम्स भी बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप एक कॉइन को एन टाइम्स थ्रो करो, नहीं तो एक ही समय पे एन कॉइन्स को थ्रो करो। ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखा गया है लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, यानी कि इवेंट टू ऑकर कमिंग अप इन अ कॉइन दैट इज पी। अगर हम एन नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो यहाँ पे एन मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। एंड लेट द इवेंट एक्चुअली ऑकर्स कैपिटल एन टाइम्स के लिए अगर हुआ होगा, तो परसेंटेज डेविएशन, इसमें एक आपका याद रखोगे फॉर्मूला, परसेंटेज डेविएशन इज गिवन बाय एन माइनस एन पी बाई एन पी इंटू 100। ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। कैपिटल एन माइनस एन पी बाई एन पी इंटू 100, दिस इज द टॉसिंग ऑफ एन कॉइन्स, राइट। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑकरिंग साइमल्टेनियसली is equal to the product of the probability of individual events। यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो, लेट P1 P2 ऐसे करके Pn आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एक इवेंट की जो आउटकम है वो दूसरे इवेंट की आउटकम को इफेक्ट नहीं करेगा, तो उसी प्रकार इवेंट को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी P1, सेकंड का P2, थर्ड का P3, ऐसे करके nth इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? Pn। सो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऑकरिंग साइमल्टेनियसली अगर हो रहा होगा, उसका प्रोबेबिलिटी को आप लोग सिंपली क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे टोटल इवेंट पाने के लिए। सो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोला जाता है? मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके। नेक्स्ट आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अ प्रायर प्रोबेबिलिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके। इक्वल अ प्रायोरी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसका मतलब देखो, द प्रिंसिपल ऑफ अज्यूमिंग इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर लाइकली इवेंट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। This probability can be determined prior to conducting experiment and comes to our mind by understanding or common sense. In this case, we assume that all the possible outcomes of an experiment are mutually exclusive and equally likely. देखो, basically, priori probability of an event is given by the ratio of favorable cases to the total number of cases। आपको सिर्फ इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी है दैस में क्या होगा फॉर्मूला, जो कि फेवरेबल इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है। यहाँ पे केसेस जो फेवरेबल टू इवेंट है उसको हमने एम से डिनोट कर लिया,
टोटल नंबर ऑफ केसेस को n से डिनोट कर लिया, तो फॉर्मूला आपका क्या आ गया, P इक्वल्स टू m बाई n. ओके, फेवरेबल केसेस बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस. ओके, इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की सहायता जरूरत है. देखो, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. सी, a dice is thrown, determine the priori probability of face with two dot coming up. जो भी फेस आएगा उसमें 2 डॉट बने होंगे. ठीक है, देखो, since a dice has 6 faces, the dice can be thrown with either face with 1 dot up or a face with 2 dots up, और जो 3 4 5 6 डॉट है वो आ सकते हैं. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विथ विच डाइस कैन बी थ्रोन, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 6. लेकिन द फेस विथ 2 डॉट्स विल कम ऑफ ओनली 1, यानी कि यहाँ पे m की वैल्यू कितना हो गया, 1. तो प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, m अपन n. m अपन n करोगे तो 1 अपन 6 आएगा. ओके, ठीक है. यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ 2 इवेंट्स occurring simultaneously, if an event occurs in m different ways and other event n different ways में हो रहा है, then the total number of different ways in which the both events occur together, तो दोनों इवेंट की नंबर ऑफ वेज को आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि m इंटू n वेज होगा. ठीक है, m इंटू n वेज रहेगा इसमें. राइट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. नेक्स्ट, 2 coins are thrown simultaneously. What is the probability that tails will come up in both the coin? में टेल आने की संभावना क्या है. दूसरे में पूछ रहा है हेड विल कम अप इन बोथ द केसेस. हेड आने की, दोनों केसेस में हेड आने की संभावना क्या है. थर्ड में पूछ रहा है हेड विल कम अप इन वन कॉइन एंड टेल विल इन अनदर कॉइन. एक कॉइन में टेल आएगा और एक कॉइन में हेड आएगा, उसकी संभावना क्या है. ठीक है, तो हम लोग इसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे. देखो, सिंस फर्स्ट कॉइन कैन बी थ्रोन इन 2 वेज में हम लोग उसको थ्रो कर सकते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड कॉइन को भी हम लोग 2 ही तरीके से थ्रो कर सकते हैं, यानी कि एक में हेड आएगा, दूसरे में टेल आएगा. ये 2 वे हो गए. तो दोनों कॉइन को जब आप साइमल्टेनियसली थ्रो करोगे तो दोनों में नंबर ऑफ वेज बराबर रहेगा, यानी कि 2 वेज में पॉसिबल होगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 2 कॉइन्स कैन बी थ्रोन टुगेदर, तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे आप लोग को वेज को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 4 वेज आपका हो गया कैपिटल एन का वैल्यू. तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे देखो 4, यानी कि ये जो 4 यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है, एच आ सकता है, एच टी एच टी टी, यानी कि 4 प्रकार की वेज की संभावना है जब आप 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हो. ठीक है, तो इन द फर्स्ट केस हमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि टेल आने की संभावना कितनी है. देखो, दोनों कॉइन में जो टेल आएगा वो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच टेल्स विल कम अप इन बोथ द कॉइन में टेल आएगा इज ओनली 1. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों कॉइन में टेल आने की संभावना कितनी है, एक ही संभावना है. टेल आने की संभावना कितनी बार है, एक ही बार है. इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, दोनों में टेल आने की संभावना कितनी बार है, एक ही बार पॉसिबल है, टी टी. तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट टेल्स विल कम अप इन बोथ द कॉइन में टेल आने की जो संभावना है वो 1/4. सिमिलरली
दोनों में हेड आने की संभावना वो भी आपका कितना होगा, 1/4। लेकिन एक में हेड एक में टेल आने की संभावना कितनी बार है, 2, यानी कि यहाँ पे 2/4 होगा। ठीक है, 2/4 रहेगा। ये लोअर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखो, a pair of six-faced dice are thrown simultaneously. What is the probability that phase 3 comes up in both the cases में 6 आने की क्या संभावना है? देखो, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो उसमें भी 3 आने की संभावना 1 है एंड टोटल नंबर ऑफ फेज 6 है। तो जो फर्स्ट डाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग ऑफ फर्स्ट डाइस विथ फेज 3 अप, उसमें भी 1/6, दूसरे में भी 1/6। जब आप दोनों को साइमल्टेनियसली और जब आप कैलकुलेट करोगे तो दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 1/36 होगा आंसर, राइट, जो कि हमने अभी पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। साइमल्टेनियसली जब आप दोनों को थ्रो करोगे, 3 आने की संभावना क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, 1/6 इंटू 1/6 दैट इज 1/36। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, a pair of six-faced dice with faces marked 1 to 6 each are thrown simultaneously. What is the probability the sum of numbers which show up is 8? यानी कि जब आप क्या करोगे, दो डाई को थ्रो करोगे, इन दोनों में जो नंबर्स दिखाई देगा उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो बेसिकली जब आप दो कॉइन्स को थ्रो करोगे, नंबर ऑफ वेज इन विच फर्स्ट डाई कैन फॉल, वो 6 प्रकार ही थ्रो कर सकते हो। सिमिलरली सेकेंड जो डाई है उसको भी आप क्या कर सकते हो, 6 प्रकार वे से थ्रो कर सकते हो। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली वेज इन विच टू डाइसेस कैन फॉल साइमल्टेनियसली, दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 36 वेज मिल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है, एक के साथ एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, ऐसे करके दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, पांच के साथ, 6 के साथ, तो 36 वेज आर देयर व्हेन टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ये जो दोनों डाई जब आप थ्रो करोगे उसमें जो नंबर्स आएगा उनका सम 8 होना चाहिए। ठीक है, as it is clear from above that number of ways in which two dice can fall with the sum of number of equal to 8 are only 5। क्योंकि देखो 5 कैसे है, यहाँ पे देखो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इन सभी को ऐड करोगे, यहाँ पे भी 8 हो रहा है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो टोटल 5 वेज आर देयर। सो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 5/36, क्योंकि ये हो गया आपका फेवरेबल एंड दिस इज 36 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके, 5/36 इज द आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, a coin is tossed and a six-faced dice is thrown simultaneously। यहाँ पे कार्ड को भी थ्रोन किया जा रहा है, कॉइन को भी टॉस किया जा रहा है और एक डाई को भी थ्रो किया जा रहा है साइमल्टेनियसली। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक् फ्रॉम कार्ड्स, कार्ड में एक् चाहिए हमें एंड टेल चाहिए कॉइन में एंड डाइस में 2 चाहिए। ओके, देखो तो हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, P1 P2 P3 एंड लास्ट में साइमल्टेनियसली टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तीनों को हम लोग प्रोडक्ट कर लेंगे। ओके, सो जो फर्स्ट में आपको कार्ड गिवन है, तो कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक ऑफ डेक आपको पता है 52 होता है,
एंड नंबर ऑफ किंग्स इन अ डेक ऑफ कार्ड कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ किंग फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड, ओके। यहाँ पे तो किंग लिखा नहीं गया है, शायद क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो आंसर गलत होगा, कोई नहीं। हम लोग क्या करेंगे कि जो डेक ऑफ 52 कार्ड में से हमें किंग का कार्ड निकालना है, ठीक है। तो 4 किंग का कार्ड होता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा 4/52। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल अप इन अ कॉइन, उसका आधा प्रोबेबिलिटी होगा। एंड ईच फेस ऑफ डाइस हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, जो कि 1/6 होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 अप इन अ डाइस, उसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी को आप लोग प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 1/156। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ओके, ठीक है, ओके। तो ये कुछ आप लोग यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको गिवन है, दिस इज फॉर होमवर्क, इसको आप लोग ट्राई करोगे। इफ अ स्टूडेंट कैन सॉल्व 80% प्रॉब्लम ऑफ अ गिवन बुक एंड अनदर स्टूडेंट कैन सॉल्व 60% ऑफ देम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ट्राई करके मुझे बताना है, ठीक है। एंड इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे डिस्कस, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।